नमस्कार, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे, यानी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 का आपका जो रिजल्ट है प्री डीवी के रिगार्डिंग 10-12 दिन पहले जारी किया जा चुका है। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, वे अपनी रैंक का निर्धारण प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आरक्षण नियमों के बारे में बात करेंगे। पहले आपको रिजर्वेशन रूल्स का पता होना चाहिए, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है उसका अगर आपको कंप्लीट पता होगा रूल्स क्या होता है, तभी आप अपनी रैंक का प्रॉपरली निर्धारण कर पाएंगे कि मेरा एक गुना में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें विशेष रूप से बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सीट्स है ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत जिनको आपको माइनस करना होगा। तत्पश्चात ही आप अपनी जो जनरल सीट्स है उसका एनालिसिस कर पाएंगे, यानी कितनी सीट्स बाकी रहती है उसी उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो रिमेनिंग सीट्स है उसका कैलकुलेशन करके अपने रैंक का निर्धारण करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे कि जो जैसे आपका डीवी कंप्लीट हो जाता है तो डीवी में कितने ऐसे अभ्यर्थी है जो एब्सेंट रहेंगे, यानी अन्य लोगों को उसमें नौकरी मिलेगी। और उसके पश्चात में जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी जून जुलाई के आसपास जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो उसमें ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे जो नॉन ज्वाइनर रहेंगे, यानी पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके पश्चात में कितने पदों पर लगभग वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है, वो इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत मिल सकें। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं, यानी आज का टॉपिक है आपका रिजर्वेशन रूल्स एंड सीट्स काउंटिंग आपको किस प्रकार से करनी है। हालांकि कई अभ्यर्थी कर चुके हैं, उनको पता है, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं उनको अभी पता नहीं है कि सीट्स का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है। यानी मोस्टली अभ्यर्थी है 90% से अबोव जो अभ्यर्थी है वो जो जनरल की आपकी सीट्स दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट आप गलत कर रहे हैं। पहले आपको ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो सीट्स दी गई है वो माइनस करनी होगी। अब उसमें जरूरी नहीं कितनी सीट्स माइनस होगी, यानी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो रहे हैं वो सीटें आपको जनरल, यानी चाहे वो आपका जनरल अनारक्षित वर्ग हो, इसके अलावा आपके जो आरक्षित वर्ग की जो वैकेंसीज है जनरल में कौन सी भी कैटेगरी हो उसमें आपको माइनस करनी होगी। तत्पश्चात ही आप अपनी जो रैंक है उसका निर्धारण कर सकेंगे। तो इसमें पहले ब्रीफ में देखेंगे, हालांकि इसके बारे में आप सभी को पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट बात कर लेते हैं कि आपकी जो टोटल वैकेंसी 53,750 है, जिसमें टीएसपी नॉन टीएसपी की इंक्लूड है, और आपकी टीएसपी की वैकेंसी 5550 के आसपास है। ठीक है, और इसमें पहले आपकी 53,749 वैकेंसी थी। आरपीएससी का एक पद इसमें इंक्लूड किया गया है, बढ़ाया गया है, यानी पहले 34 आरपीएससी में वैकेंसी थी, बाद में एक पद की वृद्धि की गई है, यानी 12 जनवरी 2026 का जो अमेंडमेंट एडवर्टाइज जारी किया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उसमें एक सीट की वृद्धि की गई है। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, पहले सीट्स देख लेते हैं, यानी जो अब सीट्स देखेंगे जनरल को बेस्ट मान के मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी को एनालिसिस करके आप अपना जो भी रैंक है या मार्क्स है, आप एक गुना में सिलेक्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जनरल की सीट्स आपकी 12,923 से कितनी है, 12,923 सीट्स है। कई अभ्यर्थी है 12,723 सीट्स मान रहे हैं, पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि 12,923 सीट्स है, इसमें आपके आरपीएस भी आ गया, सेक्रेटरी भी आ गया, और जो आपके अधीनस्थ विभाग है, टोटल वैकेंसी आपकी 12,923 है, यानी वर्टिकुलर रिजर्वेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, यानी जो आपका आरक्षण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लंबवत, एक होता है आपका क्षैतिज, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि वर्टिकल क्या होता है और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, उसमें किस प्रकार से सीटें माइनस की जाती है। और जनरल फीमेल की सीट्स के बारे में बात करें तो आपके 3857 सीट्स है, विडो की 1158 है, और डाइवर्स के यहाँ पे आपकी 274 सीट्स यहाँ पे दी गई है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो सीट्स आती है कौन सी, एक तो आपका स्पोर्ट पर्सन हो गया, एक आपका पीएच कैंडिडेट हो गया। कौन सा होगा, पीएच कैंडिडेट में आपके 4 प्रकार के कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, जो विशेष योग्यजन होते हैं, और इसके अलावा आपका यानी स्पोर्ट पर्सन हो गया, और आपका एक स्पोर्ट पर्सन और आपका पीएच कैंडिडेट होते हैं, उनकी जो सीट्स होती है वो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी की निर्धारित नहीं होती है, यानी बात करेंगे उसमें किस प्रकार से माइनस की जाती है। तो पर्टिकुलर पीएच कैटेगरी और स्पोर्ट पर्सन की जो वैकेंसी होती है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं निकाली जाती है, कॉमन निकाली जाती है। जो टॉप अभ्यर्थी होते हैं रिलेवेंट, जो स्पोर्ट पर्सन के जो टॉप अभ्यर्थी होंगे किसी भी कैटेगरी का चाहे वो हो,
तो उन्हीं का यहाँ पे चयन किया जाएगा और पीएच कैटेगरी में भी सब एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और वो सीट्स माइनस की जाएगी प्रत्येक कैटेगरी में, किसी की जाएगी बात करेंगे। और इसके अलावा जो आपका एक्स सर्विसमैन होता है, जिसमें जनरल की सीट्स दे रखी है 2627 कितनी है, 2627 टोटल सीट्स है। अब पहले जो आपका रिजर्वेशन था वो 12.5% एक्स सर्विसमैन का था, कितना था, भूतपूर्व सैनिकों का पहले 12.5% था। अब उसको बढ़ाकर यानी 12 जनवरी 2026 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट, उसमें 15% कर दिया गया है। हालांकि जो सीट्स है वो पहले 12.5% के हिसाब से यहाँ पे डिवाइडेड कर रखी है। अब 15% के हिसाब से डिवाइडेड करेंगे तो स्वाभाविक सीटें बढ़ेगी, तो पर्टिकुलर कैटेगरी में से माइनस ज़्यादा होगी। अब इसमें जो नोटिफिकेशन आएगा इन फ्यूचर में जब पता लग पाएगा, हो सकता है सीटें यथावत भी रखी जा सकती है, हो सकता है इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो इसमें जो दो आपके एक्स सर्विसमैन है, यानी प्रत्येक कैटेगरी में कौन सी चाहे कौन सी भी कैटेगरी हो, उसमें 3350 कितने 3350 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को यह है कि यहाँ पे जो जनरल की जो सीट्स होती है चाहे कौन सी भी कैटेगरी हो, उसमें जो माइनस की जाएगी वो काफ़ी कम की जाएगी, कि केवल जनरल के अलावा अदर कैटेगरी को किसी प्रकार का यहाँ पे ज़्यादा लॉसेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं किया है, जो भी कारण हो, ठीक है। उसमें कारण होता है वो बात करेंगे क्यों नहीं करते हैं। तो एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे 3350 कैंडिडेट क्वालिफाई किया गया है। तो लगभग इसमें से मेरा मानना है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कैंडिडेट ही डीवी करवाएंगे, बाकी के जो 1350 के आसपास कैंडिडेट है वो एबसेंट रहेंगे। क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन में क्या होता है कि जो कैंडिडेट एक बार लाभ ले लेता है वो राज्य सरकार का कर्मचारी माना जाता है। फिर अगर कोई अन्य भर्ती निकाली जाती है तो उस भर्ती में अगर वो फॉर्म फिलअप करेगा तो वो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता है। अगर वो ज्वाइन कर लेता है पोस्ट को, किसी भी पोस्ट को, उसको सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से भी फॉर्म फिलअप करना होगा, और उसी मेरिट में अगर वो आता है तो ही सिलेक्शन होगा। एक्स सर्विसमैन का उसे लाभ नहीं दिया जाएगा, केवल एक बार दिया जाता है। अगर वो किसी भर्ती में चयन हो जाता है और वो उस पोस्ट को ज्वाइन कर लेता है तो वो फिर वो सामान्य कैंडिडेट के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। और इसमें पीएच कैंडिडेट में आपके बी एलवी की 500 वैकेंसी है, एलडीसीपी की 558 है, एचआई की 463 है, और जो आईडी एमआई एसएलडी की आपकी 433 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। ये तो केवल एक एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए मैं आपको ये सीट्स का वर्गीकरण है वो बता रहा हूँ। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, अब आपके लिए ये मोस्ट है, अब इसको आपको अच्छी तरह से देखना है कि जनरल सीट्स पर कौन चयन ले सकता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी जो जनरल जनरल के बारे में बात करें तो जनरल में आपका जो अनारक्षित वर्ग है यानी अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी दी गई है आपकी 12,923, जो भी ऊपर बात कर चुके हैं, उनमें से कौन अभ्यर्थी इसमें चयन ले सकता है, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखना आपको कि ये जो सीट्स होती है ओपन होती है, इसमें किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी आ सकता है, इसमें पुरुष भी आ सकता है, महिला भी आ सकता है। और इसके अलावा जो जनरल अनारक्षित वर्ग की जो महिला की सीट्स होती है उस पर कौन आ सकता है, तो उस पर जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं होती है वो आ सकती है। कौन आ सकती है, आरक्षित वर्ग की महिलाएं जनरल सामान्य फीमेल की सीट्स ले सकती है, पुरुष मेल इस सीट को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, अब इसमें बात करते हैं कि टॉप कैंडिडेट्स यानी माइनस करना है सीट्स को, यानी जो टॉप कैंडिडेट है आफ्टर माइनस सीट्स, ठीक है। अब कैसे करना है, अब इसमें इस प्रकार से करना है जैसे आपकी 12,923 सीट्स जनरल की दे रखी है तीनों डिपार्टमेंट्स की, ठीक है। अब उसमें से अब इसमें जो एक्स सर्विसमैन की सीट्स है वो अलग से नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। एक्स सर्विसमैन की सीट्स और पीएच कैटेगरी की सीट्स और इसके अलावा आपका जो ईश्वर पर्सन की वैकेंसी दी गई है वो 53,750 में इंक्लूड है। किसमें, 53,750 में इंक्लूड है, अलग से वैकेंसी नहीं है। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये सीटें अलग से हैं, अलग से नहीं है। यानी जो पर्टिकुलर कैटेगरी की जो जनरल की सामान्य की सीट्स है उनमें से जितने अभ्यर्थी सिलेक्टेड होंगे वो सीटें माइनस की जाएगी। अगर अभ्यर्थी पर्याप्त, जैसे मान के चलो एक्स सर्विसमैन की एसटी में 700 के आसपास सीट्स है, अगर 700 अभ्यर्थी एक्स सर्विसमैन में एसटी कैटेगरी में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो 700 सीट्स जो आपके 4055 के आसपास जो सीट्स सामान्य की दे रखी है उनमें से उनको माइनस कर दिया जाएगा। अगर इतने पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, अगर आप 100 ही मिलते हैं 100 ही माइनस की जाएगी, अगर एक भी नहीं मिलता है तो किसी प्रकार का आपको लॉसेस नहीं होगा, ठीक है। अगर पर्याप्त कैंडिडेट मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी जो 700 के आसपास सीट्स है माइनस की जाएगी, तो तब आपकी 33-34 के आसपास सीट्स अवेलेबल रहेगी। इस प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी को देख सकते हैं। अब एक्स सर्विसमैन है और पीएच है, तो पर्टिकुलर कैटेगरी में से किसको, एक्स सर्विसमैन को तो पर्टिकुलर यानी एक्स सर्विसमैन और पीएच है यानी फिजिकल हैंडीकैप्टेड जो अभ्यर्थी होते हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरी में से उनको माइनस किया जाएगा। जैसे मान के चलो जैसे आपकी 12,923 सीट जनरल की दे रखी है, अब उसमें से एक्स सर्विसमैन की 2627 सीट से कितनी है, 2627 सीट्स में कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाते हैं, पर्याप्त मिल जाते हैं, तो ये सीट्स आपकी माइनस होगी। और इसके अलावा इसमें इसमें तो ऐसा हो गया। और इसके अलावा जो आपका ईश्वर पर्सन है और पीएच है, कौन सा, यानी एक्स सर्विसमैन में तो पर्टिकुलर कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी दी जाती है, लेकिन पीएच में और ईश्वर पर्सन में पर्टिकुलर कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी नहीं दी जाती है। तो इसमें किस प्रकार से चयन होगा देखना आपको, कि जैसे आपका ईश्वर पर्सन का 819 वैकेंसी, कितना 819 वैकेंसी है, तो 819 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो 819 अभ्यर्थी, अब ऐसा नहीं है कि इसमें से जनरल में से
इतने अभ्यर्थी सिलेक्टेड होंगे, एसटी का 12% के हिसाब से होगा, या एससी का 16% के हिसाब से होगा, ओबीसी का 21% के हिसाब से होगा, ईडब्ल्यूएस का 10% के हिसाब से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी टॉप जो 819 अभ्यर्थी है, कितने, यानी टॉप 819 अभ्यर्थी जो एसपी यानी स्पोर्ट पर्सन कोटे से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और उनके पास में यानी वैलिड सर्टिफिकेट है स्पोर्ट पर्सन का, तो वही अभ्यर्थी इसमें वैलिड है। तो 819 टॉप अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जनरल के इसमें 900 कैंडिडेट भी सिलेक्टेड हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ओबीसी के 500 भी हो सकते हैं, एसटी के 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी टॉप 819 का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, जैसे आपके 12,923 सीट्स है, इसमें 2627 तो आपके माइनस हो जाएगी। तो इसमें मोटा मोटा देखें तो लगभग लगभग आपका 13,000 में से आपका 2600 माइनस कर देंगे तो लगभग आपका 10,400 मान सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड ऑफ में ले रहा हूँ, तो 10,400 500 के आसपास जो आपकी सीट शेष रहेगी, उसमें से स्पोर्ट पर्सन में 819 कैंडिडेट है, कितने 819 कैंडिडेट का यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो इसमें जनरल कैटेगरी में मान के चलो अगर 500 कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाते हैं अनारक्षित वर्ग में, तो 500 और माइनस हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है ये हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपका पीएच कैटेगरी की पीएच कैटेगरी की जो वैकेंसी दे रखी है वो 1819 के आसपास है। और उसमें 4 कैटेगरीज अलग अलग होती है, एलडीसीपी की अलग होती है, बीएलबी की अलग होती है, और उसके अलावा आपका जो एसएलडी अलग होता है, ठीक है, एचआई अलग होता है। तो उनमें से इनकी जो कट ऑफ जारी की जाती है, पीएच में चारों कैटेगरी की अलग अलग की जाती है, ना कि एक की जाती है। स्पोर्ट पर्सन की तो कॉमन कट ऑफ निकाली जाती है, और पीएच की प्रत्येक कैटेगरी अलग अलग निकाली जाती है, यानी जो भी 4 कैटेगरीज है, और एक्स सर्विसमैन की प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग निकाली जाती है। हालांकि इसमें जनरल के अलावा जो अन्य कैटेगरीज है वहाँ पे अन्य दिखाया गया है, हालांकि कैंडिडेट तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है, जनरल के हिसाब से क्वालिफाई किया गया है। जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इसमें से जनरल में कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं, उसके पश्चात में अगर कोई कैंडिडेट शेष रहता है तो पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको समायोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पीएच कैटेगरी में मान के चलो प्रत्येक कैटेगरी जो आपकी 4 कैटेगरी है उसमें से अगर 100 कैंडिडेट जनरल के सेलेक्ट हो जाते हैं तो जनरल की सीट इसमें से और माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, तो लगभग आपकी, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से एग्जैक्ट डाटा अभी मेरे पास, हालांकि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, आपको जल्दी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कितने अभ्यर्थी इस पर्सन के हैं, कितने पीएच कैंडिडेट है और कितने एक्स सर्विसमैन है वो जनरल में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जनरल की सीटें माइनस करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी जो जनरल की सामान्य की सीट्स है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना रैंक का निर्धारण करना है। और इसके अलावा है एंड ऑल कैटेगरीज रिजर्व्ड मेल एंड फीमेल। अब इसमें कौन जा सकता है इसके अलावा, यानी जो ऑल कैटेगरीज होती है जैसे आपकी ओबीसी होगी, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, एसटी एससी, जो भी कैटेगरी है आपकी, तो उसमें से जो भी मेल और फीमेल अभ्यर्थी है, कौन मेल और फीमेल अभ्यर्थी जनरल टॉप कर सकते हैं। अगर जनरल की जैसे मान के चलो आपकी इनको घटाने के बाद में लगभग 10,000, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें 10,000 के आसपास सीट शेष रहती है, तो जिस कैंडिडेट की चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी का हो, आरक्षित वर्ग का चाहे अनारक्षित वर्ग का, उनका जो टॉप जनरल में चयन होगा वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उनका 10,000 रैंक तक होगा। किसका होगा, 10,000 रैंक तक उनका चयन होगा। अब इसमें सामान्य में मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकती है। और जनरल फीमेल सीट्स पर कौन चयन ले सकता है, तो जो जनरल फीमेल की जो सीट्स होती है उस पर जो आरक्षित वर्ग की सभी महिलाएं होती है, कौन सी आरक्षित वर्ग की सभी महिलाएं चयन ले सकती है, यानी पुरुष अभ्यर्थी इसमें चयन नहीं ले सकते हैं जनरल फीमेल पर। यानी आरक्षित वर्ग के बारे में बात करें, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनकी जो महिलाएं हैं वो जनरल सामान्य महिलाओं की सीट ले सकती है। अगर जो जनरल की जो कट ऑफ जा रही है महिलाओं की उस कट ऑफ के बराबर या उनसे अगर उनके अबोव नंबर है तो वो जनरल महिला की सीट ले लेगी। और जितनी सीट्स लेती है उसके, अब उसमें जो जनरल टॉप करती है, जो भी महिला हो चाहे पुरुष हो, तो जो नीचे पायदान वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए फायदा होता है, क्योंकि जो सीट्स होती है वो टॉपर अभ्यर्थी उसमें चयन ले लेते हैं, तो बाकी जो सीट रिमेनिंग रहती है, जैसे 4,000 सीट एसटी की उदाहरण तौर पे मानते हैं 4,055 है, अगर उसमें 100 कैंडिडेट अगर जनरल टॉप कर लेते हैं तो यहाँ पे 4,055 का चयन किया जाएगा, यानी 100 तो अलग से रहेंगे, उसके अलावा 4,055 का और चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 4155 के आसपास कैंडिडेट का यहाँ पे चयन किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी का आप देख सकते हैं। अब इसमें जनरल कौन टॉप कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसने फीस के अलावा अन्य कोई लाभ नहीं लिया हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने फीस के अलावा किसी प्रकार का अगर उसने कोई बेनिफिट लिया है, चाहे उसके नंबर जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी से ज़्यादा हो या बराबर हो, तो वो जनरल टॉप नहीं कर सकता है, वो पर्टिकुलर कैटेगरी में रहेगा। फीस के अलावा बात करें तो आपका जो एज, यानी मोस्टली उम्र का ही छूट होता है, यानी एज रिलैक्सेशन जिसने लिया है आयु का, ठीक है, तो वो जनरल टॉप नहीं कर सकता है। और इसके अलावा आपकी विडो है, डाइवर्स है पर लागू नहीं होता है, यानी जो अगर कोई महिला अभ्यर्थी है जो विडो है, डाइवर्स है, चाहे कौन सी कैटेगरी की हो, उन पर एज का प्रावधान लागू नहीं होता है, यानी वो कौन सी भी उम्र हो वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकती है। और आरक्षित वर्ग की महिलाएं अपनी कैटेगरी के अलावा 3 जगह लाभ ले सकती है, ये महत्वपूर्ण है।
यानी जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं होती है वो 3 जगह लाभ ले सकती है। कैसे ले सकती है? जैसे मान उदाहरण के तौर पर एसटी को मान लेते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति को मान लेते हैं। जो आरक्षित वर्ग की जो एसटी की कोई महिला है तो वो जनरल सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग के जो आपके जो 12,923 सीट दे रखी है उनमें से अगर उनके इतने नंबर आ रहे हैं जनरल के बराबर तो वहाँ पे सीट ले सकती है। इसके अलावा जनरल जो फीमेल होता है अनारक्षित वर्ग का वहाँ पे वो सीट ले सकती है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर कैटेगरी है आपकी जो एसटी है तो एसटी की जो सामान्य सीट दे रखी है यानी वो हालांकि उसको सभी लोग पुरुषों की मानते हैं, पुरुषों की कोई सीट्स नहीं होती है, कॉमन सीट्स होती है, उसमें महिला आ सकती है। उसके अलावा यानी सॉरी यानी जो आपका एसटी का जो सामान्य सीट्स है जैसे 4,055 है उसमें भी आरक्षित वर्ग की महिलाएं आ सकती है। यानी एसटी के बारे में बात करें इस प्रकार से आप एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हैं। और पुरुष अभ्यर्थी केवल यानी पुरुष अभ्यर्थी केवल यानी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है जैसे आपका एसटी का हो गया, एससी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, यानी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी केवल अपनी कैटेगरी के अलावा एक जगह ही लाभ ले सकते हैं, यानी जनरल सामान्य की सीट में लाभ ले सकते हैं। और अपनी कैटेगरी में तो आएंगे, अगर वो जनरल टॉप करते हैं तो केवल अपनी कैटेगरी के अलावा एक जगह लाभ ले सकते हैं। कहाँ पे लेंगे? यानी जनरल सामान्य की सीट वो ले सकते हैं, ठीक है। और महिला अभ्यर्थी 3 जगह लाभ ले सकती है। फिर है यानी एक्स सर्विसमैन अपने जीवन काल में केवल एक भर्ती में लाभ ले सकता है। जैसे अगर कोई अभ्यर्थी फोर्थ ग्रेड में सिलेक्टेड हो जाता है, ज्वाइन कर लेता है, तो आगामी जो भी कोई वैकेंसी राजस्थान सरकार द्वारा निकाली जाती है तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, यानी वो राज्य की सेवा में आ जाता है तो उसको फिर एक्स सर्विसमैन का किसी प्रकार से लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसमें कई ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं ज़्यादा इसमें क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 के आसपास कैंडिडेट डीवी करवाएंगे, बाकी एबसेंट रहेंगे, क्योंकि अगर वो लाभ ले लेंगे तो अन्य भर्ती में उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस कारण से जो आपकी सीट्स है वो काफ़ी कम मात्रा में माइनस होगी। एक्स सर्विसमैन, पीएच कैंडिडेट एंड स्पोर्ट पर्सन भी जनरल टॉप कर सकते हैं। यानी जो एक्स सर्विसमैन है, पीएच कैंडिडेट है, स्पोर्ट पर्सन अगर जनरल के बराबर नंबर लाते हैं, अनारक्षित वर्ग के नंबर से अबोव या बराबर नंबर कट ऑफ के कट ऑफ के बराबर नंबर लाते हैं तो जनरल टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो सीट्स है बाकी की वो रिमेनिंग रहेगी। यानी जैसे 819 सीट्स इस पर पर्सन दे रखी है, अब उसमें से मान के चलो 100 कैंडिडेट, ऐसा होता नहीं है, यदा कदाई होता है, ऐसा रेयर केस में होता है कि ये लोग जनरल टॉप करते हैं। अगर 100 कैंडिडेट जनरल में चले जाते हैं तो फिर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा 919 कैंडिडेट का किया जाएगा, 819 तो शेष रहेगी और 100 प्लस ये हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा टीएसपी कैंडिडेट नॉन टीएसपी में भी सिलेक्शन ले सकता है, ये महत्वपूर्ण है। यानी राज्य सरकार द्वारा प्रावधान कर रखा है कि जो टीएसपी का अभ्यर्थी है वो नॉन टीएसपी में फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। यानी वो नॉन टीएसपी में फिलअप कर सकता है और टीएसपी में कर सकता है, तो मोस्टली अभ्यर्थी नॉन टीएसपी में फिलअप करते हैं, ऑप्शन यस करते हैं। तो अब इसमें कंडीशन या शर्त ये रहती है कि जब आपका डीवी होगा तो उस समय आपको एक प्रपत्र है, प्रोफार्मा है जो वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, उसमें आपको लिखित में देना होता है कि मैं जो अंतिम रिजल्ट आएगा उसमें जो चयन मेरा होगा, मैं टीएसपी से लेना चाहता हूँ या नॉन टीएसपी से लेना चाहता हूँ, उसको लिख के देना होता है। अगर वो नॉन टीएसपी में लिख के देता है तो नॉन टीएसपी से चयन किया जाएगा। अगर वो डीवी के समय नहीं लिख के देता है तो स्वाभाविक सामान्यतः उसे टीएसपी के अंतर्गत ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें हॉरिजेंट यानी ऊपर तो लंबवत रिजर्वेशन को देख देख चुके हैं, अब बात करेंगे क्षैतिज की। किसकी? क्षैतिज की। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब ये महत्वपूर्ण है, हालांकि इस भर्ती में तो ऐसा देखने को कम मिलेगा, लेकिन जो कोई भी वैकेंसी हो उसमें कई बार मिल जाता है। तो जो आपकी सीट्स होती है यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर विडो होती है, डाइवर्स होती है, कि सीट खाली रहने पर आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है अगर विडो की सीट जैसे मान के चलो यहाँ पे 20 सीट उदाहरण के तौर पर दे रखी है और यहाँ पे 10 सीट डाइवर्स की, विडो की 20 है और डाइवर्स की 10 दे रखी है। अगर विडो की यहाँ पे 15 कैंडिडेट ही मिल पाते हैं, 5 से माइनस रहते हैं, कम रहते हैं, तो जो 5 सीट है वो सॉरी 5 सीट है वो डाइवर्स को दे दी जाएगी। किसको दे दी जाएगी? डाइवर्स को दे दी जाएगी। इस प्रकार से अगर डाइवर्स की सीट माइनस कम रहती है और तो विडो से उसको फिलअप कर दिया जाएगा, ठीक है। आपस में इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। और अगर उपरोक्त सीट खाली रहती है तो सामान्य महिलाओं से भरा जाएगा। अगर इनमें से विडो की या डाइवर्स की अगर कोई पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसको फिलअप करने के लिए सामान्य महिलाओं से पर्टिकुलर कैटेगरी की जो भी महिलाएं हैं उनसे भरा जाएगा। और उपरोक्त विडो है, डाइवर्स है और सामान्य महिला की अगर तीनों की सीट खाली रह जाती है तो अगर उपरोक्त तीनों सीट्स खाली रहती है तो सामान्य पुरुषों से एंड पर्टिकुलर कैटेगरी के पुरुषों से उनको भरा या फिलअप किया जाएगा। हालांकि
ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन फीमेल में खूब है, तो सीट्स खाली रहने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहती है। केवल विडो की या डाइवर्स की रह सकती है, लेकिन जो सामान्य महिलाओं की सीटें कभी भी खाली नहीं रहती है। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जितनी सीट्स भरी जाती है उतनी ही माइनस की जाती है पर्टिकुलर कैटेगरी में। हालांकि इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, यानी एक्स सर्विसमैन की जो प्रत्येक कैटेगरी की डिवाइडेड करके सीटें, तो जिस कैटेगरी में जितनी सीटें माइनस होगी, जितनी सीटें भरी जाती है, वो पर्टिकुलर कैटेगरी में जनरल सीट से माइनस कर दी जाती है। यानी यह सीट वैकेंसी अलग से नहीं होती है, जो आपकी टोटल वैकेंसी होती है उसमें से होती है। और पीएच कैंडिडेट एंड स्पोर्ट पर्सन की कैटेगरी फिक्स नहीं होती है। हालांकि इसके बारे में बात कर चुके, पुनः बात करते हैं कि पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट पर्सन की जो कैटेगरी होती है फिक्स नहीं होती है। यानी इसमें से किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट कितनी भी संख्या में सेलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिजर्वेशन वाले प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जो टॉप कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी को, वो इसमें सेलेक्टेड होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट पर्टिकुलर कैटेगरी में से सेलेक्टेड होते हैं, उतनी सीटें पर्टिकुलर कैटेगरी की सामान्य सीटों से माइनस कर दी जाती है। और टॉप अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार। यानी इसमें जो टॉप अभ्यर्थी होते हैं उनका चयन प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट आपका, यानी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं कि रिजर्वेशन का रूल्स क्या होता है, किस प्रकार से जनरल की महिलाएं टॉप करती है, आरक्षित वर्ग की महिलाएं किस प्रकार से टॉप करती है, सामान्य पुरुष किस प्रकार से टॉप करते हैं। और उसके अलावा जो आपकी पीएस कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है, स्पोर्ट पर्सन की है, उसमें किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, सिटी किस प्रकार से माइनस की जाती है, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब महत्वपूर्ण आपके लिए खुशखबरी यह है कि जब आपका डीवी होगा, यानी अभी तक तो आपके प्री निरीक्षा फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जल्दी ही यानी स्टार्ट फरवरी के आसपास इसको ओपन कर दिया जाएगा लिंक को। आपको 15-20 दिन का इसमें समय दिया जाएगा, और हो सकता है आगामी यानी कुछ डेट और एक्सटेंड की जा सकती है। यानी आपको, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या लगभग 1,41,000 के आसपास यहाँ पे दो कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, तो इसमें समय लगेगा। 15-20 दिन के अलावा आपको और समय दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब आपका डीवी होगा, जैसे मान के चलो मेरे हिसाब से अप्रैल स्टार्ट के आसपास आपका डीवी होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो आपका डीवी करवाएगा वो माध्यमिक शिक्षा विभाग या निदेशालय बीकानेर के द्वारा की जाएगी। आपका डीवी का कार्य है जो अब फरवरी और मार्च में आपका बोर्ड के एग्जाम प्रस्तावित है, तो जो पूरा स्टाफ है, टीम है, वहाँ पे बिजी रहेगी। तो इस कारण से पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण आपके जो डीवी का कार्य अप्रैल 2026 में किया जाएगा, और लगभग 1 से लेकर 1.5 महीना आपका डीवी रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये उन अभ्यर्थियों के लिए है कि जिनका चयन 2 गुना में तो हो रहा है, बट उनके नंबर आसपास है, बॉर्डर लाइन पे हैं, या 3-4 नंबर एक्स्ट्रा है, तो उनके लिए खुशखबरी यह है कि जितना भी डीवी लेट हो वो उनके लिए अच्छा है, ठीक है। और इसमें जो एब्सेंट रहेंगे, लगभग ये डाटा है कि जो ऑन गोइंग आपकी वैकेंसीज है, जैसे आपकी पटवार हो गई, वीडियो हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, इसके अलावा आपकी वाहन चालक भर्ती अभी प्रोसेस में है। यानी कई 15-20 वैकेंसीज है। अभी जस्ट आरपीसी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आने स्टार्ट होने वाले हैं। और जो रीट का आपका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, तो रीट का भी जहाँ तक कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रयास है कि आपका जो रिजल्ट है, यानी रीट के जो अभ्यर्थी है, इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने रीट की एग्जाम दी है और फोर्थ ग्रेड में सेलेक्टेड हो रहे हैं, तो उनका रिजल्ट है अप्रैल के आसपास प्री डीवी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें जो कैंडिडेट है वो डीवी नहीं करवाएं, क्योंकि जो नीचे वाले रैंक वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए फायदा होगा। तो प्रत्येक कैटेगरी में रिजर्वेशन के रूल्स के अनुसार कैंडिडेट एब्सेंट रहेंगे लगभग। और इसमें जैसे मान के चलो, एक आइडिया है, एक फिक्स नहीं है, एक आइडिया मान रहे हैं, जैसे 8,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं, कितने रहते हैं, 8,000 कैंडिडेट अगर एब्सेंट रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक भर्तियों में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का चयन हुआ होगा। एक आइडिया है, हो सकता है इसे ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण एक तरीके से अपने ईडब्ल्यूएस का मान लेते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस में मान के चलो 10% रिजर्वेशन होता है, तो 8,000 का 10% करेंगे तो आपके 800 कैंडिडेट होंगे। कितने हो गए, 800 कैंडिडेट टोटल लगभग इसमें एब्सेंट रहेंगे। और 30% आप महिलाओं की सीट मान सकते हैं, 240 के आसपास यहाँ पे महिलाएं एब्सेंट रहेगी। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी का मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। यानी ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है, एक आइडिया मान रहे हैं। और ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनका 1.20 मतलब आपका जो क्वालिफाई किया गया है वो 1,41,000 से कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया। पहले बता रहे थे 1,08,000 के आसपास है, 1,10 के आसपास है, ऐसा नहीं है, 1,41,000 के आसपास क्वालिफाई किया गया है। यानी प्रत्येक कैटेगरी में 2 गुना से ज़्यादा क्वालिफाई किया गया है, क्योंकि जो आपके लास्ट कट ऑफ गई है पॉइंटों में, लास्ट कट ऑफ आपका डेसिमल तक, उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी है जो 50-50 कैंडिडेट उस कट ऑफ में शामिल हो रहे हैं, तो सभी को बुलाना जरूरी होता है। इस कारण से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। और उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत पीएच है, स्पोर्ट पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन हालांकि कम है, और आपके विडो है, डाइवर्स है, उसमें 5 से लेकर 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, क्योंकि बाद में एडिशनल रिजल्ट जारी करना पड़ता है, सीट्स खाली रहती है, अनावश्यक दिक्कतें होती है, तो पहले इन्होंने एक्स्ट्रा पास किया है। तो जिन अभ्यर्थियों का 1.20 कितना, यानी जिन अभ्यर्थियों का 1.20 गुना में, जैसे आपकी जो वैकेंसीज है 53,750 है, तो 1.20 करेंगे तो इसका लगभग आपका 8,000 8-9,000 और ऐड कर सकते हैं, तो 62-63 हज़ार के आसपास आप वैकेंसी मान सकते हैं डीवी होगा जब तक। उसमें 1.20 में जिसका नंबर आ रहा है, तो उसका अंतिम चयन 100% होगा, उसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है।
और जैसे आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, नियुक्ति दे दी जाती है, तो उसके बाद में भी कई ऐसी ऑनगोइंग भर्तियां हैं जो बाद में कंप्लीट होगी, तो लगभग 3000 प्लस, कितनी 3000 प्लस अभ्यर्थियों की यहाँ पे आरक्षित सूची या वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 10 से लेके 11,000, कितने 11,000 के आसपास कैंडिडेट है वो, यानी 8,000 के आसपास इसमें डिवी नहीं करवाएंगे, और 3,000 पोस्टों की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी लगभग, यानी ये तो मिनिमम है, यानी न्यूनतम है, इससे अब वही होगा। हो सकता है 15,000 के आसपास भी जा सकता है आंकड़ा, बट आप 10-11,000 के आसपास माने अभी। तो जो अभ्यर्थी 1.20 गुना में क्वालिफाई हो रहे हैं, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, कई अभ्यर्थी ऐसे जो अपने रैंक का निर्धारण कर रहे हैं, अब उनको जो मैंने आपको रिजर्वेशन का रूल्स बता दिया किस प्रकार से आपको काउंट करना है। उसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी है, जैसे एसटी के एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, एसटी की जैसे 4,055 के आसपास सीट्स है, तो उसमें से जो अभ्यर्थी है, पहले तो आप 10,000 के आसपास देखें कि जनरल में कितने एसटी के कैंडिडेट सेलेक्टेड हो रहे हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, वो जनरल की सीट लेंगे, तो आपकी जो सीट्स है रिमेनिंग 4,056 रहेगी, जिसमें से आपके एक्स सर्विसमैन की सीट्स कितने सेलेक्टेड हो रहे हो माइनस कर लेना, पीएच कितने हैं, स्कोर परसेंट कितने हैं वो माइनस कर लेना। उसके पश्चात में जैसे मान के चलो आपकी 39 सीट्स शेष रहती है एसटी की, इस प्रकार से आप और कैटेगरी को देख लेना। तो 39 में से लगभग लगभग जहाँ तक मैंने काउंट किया है, तो लगभग 500 के आसपास, कितनी 500 के आसपास जनरल फीमेल है, अब यानी जो एसटी की फीमेल है, यानी एसटी फीमेल एसटी जनरल की सीट्स ले रही है, कितनी ले रही है, लगभग 500 के आसपास ऐसी महिला अभ्यर्थी है एसटी की जो 500 सीट्स जनरल एसटी की खा रही है। तो लगभग आपका जो सिलेक्शन होगा 3400-3500 के आसपास जिनकी रैंक आ रही है एसटी में, उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। 4,000 वाले कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पे 1 गुना में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इसमें आपकी पॉसिबिलिटी 100% है, क्योंकि 8,000 प्लस कैंडिडेट एबसेंट रहेंगे। तो जो अपनी जो सीट्स है जनरल सामान्य की प्रत्येक कैटेगरी में जो उस रैंक तक आ रहा है, तो उनका भी यहाँ पे चयन आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, जल्दी आपके सामने नया वीडियो लॉन्च करेंगे, जिसमें अनुमानित नहीं, फिक्स डाटा के अनुमानित कट ऑफ तो रिजल्ट से पहले होती है, अब तो आपके सामने पूरा डाटा आ चुका है, तो पूरा जो डाटा है उसका विश्लेषण या एनालिसिस करने के बाद में बात करेंगे कि जनरल की कट ऑफ कितनी रहेगी, यानी जो आपके ओरिजेंटल आरक्षण के अंतर्गत जो सीटें माइनस करनी है, वो माइनस करने के पश्चात में कितनी कट ऑफ रहेगी। और उसके पश्चात में जो आपका डीवी एब्सेंट में डीवी होगा, जो उसमें एब्सेंट कैंडिडेट रहेंगे, तो उसमें कितना नंबर डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, और लास्ट में वेटिंग लिस्ट में कितने नंबरों के आसपास सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू।